तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर में हम क्या क्या करेंगे वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर में हम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, मीनिंग ऑफ अ वेक्टर एंड टाइप ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ये तीनों टॉपिक ऑलरेडी हमने इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने डेफिनेशन, मीनिंग और जो टाइप ऑफ अ वेक्टर है वो क्या है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले आप स्टार्टिंग के जो तीनों पॉइंट्स का वीडियो है आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसके बाद के जो पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आज के ये वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर देखेंगे, वेक्टर इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है और वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर में हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ अ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। और दूसरा है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ अ 2 वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ 2 वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। और थर्ड है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वेक्टर्स में, वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम ये 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में इसका वीडियो बनाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने डेफिनेशन, मीनिंग एंड टाइप कवर किया हुआ है। सेकेंड में मैंने अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स इन अ 2 डायमेंशनल और वेक्टर इन अ 3 डायमेंशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिया स्टूडेंट, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो वेक्टर्स जो चैप्टर है बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर ऑफ अ वेक्टर के दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोनों मतलब फर्स्ट जो वीडियो है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो वेक्टर्स के सारे जो फॉर्मूलेज है उसको भी मैंने एक वीडियो में सारे फॉर्मूलेज को एक साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, एक साथ लिख के दिया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप जो चैप्टर्स है उसको स्टार्ट करना है, ताकि आपका जो वेक्टर है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो वेक्टर का जो चैप्टर्स है, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब आप वेक्टर का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वेक्टर का वो समझना है। ठीक है, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए 2 वीडियो बनाया, फर्स्ट वीडियो इस पे बनाया है, सेकंड वीडियो मैंने ये 3 पॉइंट्स में बनाया है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना है। ठीक है, उसके बाद सारे फॉर्मूलेज का जो वीडियो है वो लिख के वो देखना है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जो भी फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट है वो समझना है, और सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख के उसको लर्न करना है। उसके बाद अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सारे जो वीडियो के लिंक है स्टूडेंट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आप जब स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपका जो चैप्टर्स है वेक्टर का बहुत ही ईजिली आप उसे कर पाओगे। ठीक है, ये तो हमारा एग्ज़ाम्स की बात होगी, लेकिन जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपियर कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। जब भी आप MSCET दे रहे हो, JEE दे रहे हो, वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो जब आप CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, JEE के प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स, और जो फॉर्मूले का वीडियो है वो भी आप ज़रूर करिएगा, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका फार्मूला क्लियर रहेगा। तो जो भी CET और JEE के लिए आप अपियर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, आज के जो वीडियो है उसमें हम अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर देखेंगे, वेक्टर इन 2 डायमेंशन देखेंगे और वेक्टर इन 3 डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, एडिशन अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर में हम क्या अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर में हम एडिशन ऑफ 2 वेक्टर देखेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर इसके बाद हम ये दोनों टॉपिक देखेंगे। ओके, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर का जो फर्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ अ 2 वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमें 2 वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, तो हम कैसे ऐड करेंगे और क्या 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 हमें रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, वो हम हर एक चीज़ देखेंगे।
प्लीज़ केयरफुली हर एक चीज़ को देखिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करिएगा। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, एडिशन ऑफ अ टू वेक्टर। ओके, तो अभी देखिए हम यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, तो अभी इसका एडिशन करना है। देन देयर एडिशन इज डिनोटेड बाय, ठीक है। अभी वेक्टर ए और बी इसको ऐड करना है, तो इसके कैसे इंडिकेट डिनोट करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन कौन से कंडीशन पर हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? ओके, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो लॉ है, ठीक है। देयर आर टू लॉ ऑफ एडिशन, देयर आर टू लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। हमारे पास देखिए यहाँ पे दो लॉ है। फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। एंड दूसरा क्या है हमारा, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो लॉ है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम दो वेक्टर को ऐड करना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के में क्या होता है, हम कैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में दो वेक्टर को ऐड करते हैं, पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलते हैं, दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या देखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ टू वेक्टर, ठीक है। तो एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम दो वेक्टर को कब और कैसे ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ केयरफुली देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस पर ही बेस्ड हम आगे के जो भी वेक्टर्स के चैप्टर्स के क्वेश्चन है वो हमें करना रहता है। अगर यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको जो वेक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने में आपको बहुत ही इजीली आप इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी है, हमें इसे ऐड करना है। तो मैं इसे आपको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम समझाऊंगा और वो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो वेक्टर दिया हुआ, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा कोई वेक्टर बी है, ठीक है। अभी ये वेक्टर ए और बी को मुझे ऐड करना है, कौन से कंडीशन पर मैं ऐड करूंगा ये इंपॉर्टेंट है, आपको केयरफुली सुनना है, ठीक है। तो भी मैं वेक्टर ए और बी को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है। मुझे वेक्टर बी के साथ ऐड करना है। ये कब ऐड होगा, जब वेक्टर ए, देखिए ये क्या है, वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट है, ये वेक्टर बी ए का क्या टर्मिनल पॉइंट है, ये वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट है, ये वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर कब ऐड होंगे, एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। कब ऐड प्लस होंगे, जब वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट्स और वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड होगा, मतलब सेम पॉइंट पे होगा, ठीक है। वेक्टर बी क्या है मेरा, दिस, जब हमारा वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट्स और वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट में होगा, तो ये मेरा एडिशन होगा, ये ए प्लस बी होगा। समझ में आया? प्लीज़ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये मेरा जो फर्स्ट वेक्टर है उसका टर्मिनल पॉइंट्स और जो सेकंड वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट वो कोइंसाइड होगा मतलब सेम होगा, ठीक है। तो ही हम इसका टर्मिनल पॉइंट्स और इसका इनिशियल पॉइंट जब सेम होगा तो ही हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ये कंडीशन पे ही हम a प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी, सपोज यहाँ पे हम कोई थर्ड वेक्टर दे देते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसे हमने नाम दे दिया वेक्टर
सी दे दिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर सी। तो यहाँ पर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर c, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a प्लस बी करोगे, a प्लस बी करने पे जो हम वैल्यू मिलेगा वो इज इक्वल्स टू हमारा वेक्टर c होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्लीज़ केयरफुली देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। इसे हमने क्या बोला, ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। कब दो वेक्टर एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऐड हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, फिर से सुनिएगा। जब फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट्स और सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड होगा, मतलब सेम होगा, तब वो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। यहाँ पर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। सपोज़ ये मेरा वेक्टर ए बी है, ये मेरा वेक्टर ए बी सी है और ये मेरा वेक्टर ए सी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ट्रायंगल लॉ एडिशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे यूज़ करोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो मैंने आपको बताया, जब एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट्स और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा। यहाँ पर देखिए ये वेक्टर ए बी है, इसका टर्मिनल पॉइंट्स क्या है, दिस, और वेक्टर बी सी का इनिशियल पॉइंट क्या है, दिस। मतलब हम वेक्टर ए बी को बी सी के साथ ऐड कर सकते हैं, यस। और ये हमें क्या देगा, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हमारा वेक्टर ए सी, ठीक है। इन रफ लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये पॉइंट से हमें सी तक जाना है, तो यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट क्या है, वो ए से बी जाएगा प्लस बी से सी जाएगा, एक हमारा ये हुआ, या फिर वो डायरेक्टली ए से सी जाएगा, वो इज इक्वल्स टू दिस होगा, ठीक है। मतलब ए प्लस बी, सॉरी ए वेक्टर ए बी प्लस बी सी का जो वैल्यू होगा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी का वैल्यू होगा, ठीक है। तो एज पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन हमने कैसे ऐड किया, ठीक है। कब हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जब एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट्स और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, उस दो वेक्टर को ही हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, सर आप दूसरे पॉइंट्स को ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर ट्रायंगल लॉ हम वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट की बात करता हूँ, मैं वेक्टर ए बी लिया मैंने, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर हम वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए मैंने क्या बोला, वेक्टर ए बी का ए बी और ए सी क्यों नहीं कर पा रहे, वेक्टर ए बी का ये इनिशियल पॉइंट है और वेक्टर ए सी का ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसे ही और किसी और भी आपके माइंड में डाउट आता होगा, सर हम वेक्टर बी सी और ए सी को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, ए सी प्लस बी सी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए सी का जो टर्मिनल पॉइंट्स है ये है और बी सी का टर्मिनल पॉइंट्स भी ये है, तो ये भी एज पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट्स और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, ठीक है। वो दो वेक्टर को ही हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट्स दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट्स जब कोइंसाइड होगा, सेम होगा, तो ही वो दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो। ये क्या हुआ हमारा एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल कब पॉसिबल होगा, ठीक है, वो मैंने दो एग्जाम्पल के साथ आपको बताया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है। केयरफुली जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस की हुई है वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नोट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया हुआ एक्सप्लेन किया वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एडिशन ऑफ ट्रायंगल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जो चैप्टर्स है वेक्टर का आप बहुत ईजिली कर पाओगे। तो प्लीज़ आप इसे फिर से ध्यान से सुनिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो इस पर बेस्ड और भी आपके टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल लीजिएगा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए सेकेंड पॉइंट देखने जाते हैं, क्या पैरेललोग्राम
लॉ, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखा, अभी हम पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं, उसमें हम कैसे दो वेक्टर को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो देखिए अभी सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ एडिशन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो पहला हमने देखा दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हेल्प से हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी हम सेकंड पॉइंट देखने जा रहे हैं। सेकंड क्या है, सेकंड लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो अभी एज पर पैरेललोग्राम लॉ कैसे हम दो वेक्टर को ऐड कर पाएंगे, प्लीज़ केयरफुली देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया कि दिस इज़ वेक्टर, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ बी, ये वेक्टर हमारा ए बी हुआ। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ए सी ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने ए सी ड्रॉ किया, और यहाँ पर हमें वेक्टर ए डी ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरा क्या है, वेक्टर ए डी है, ये मेरा पॉइंट टी है, ठीक है। तो दिस इज़ वेक्टर ए सी, दिस इज़ वेक्टर ए बी, दिस इज़ वेक्टर ए डी, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो अभी सपोज़ यहाँ पर मैंने कंसिडर किया जो वेक्टर ए बी है उसे हमने पोजीशन वेक्टर ए से इंडिकेट किया है, और इसे मैंने वेक्टर बी से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। जो वेक्टर ए डी है उसे हमने वेक्टर बी कंसिडर किया, और जो वेक्टर ए बी है उसे हमने वेक्टर ए कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम लॉ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है कि ये जो पॉइंट डी सी है उसको मैंने जॉइंट कर लिया है, और यहाँ पे जो मेरा बी सी है उसको हमने जॉइंट कर लिया है, ठीक है। तो अभी पैरेललोग्राम क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल है, मतलब ए बी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होता है, ठीक है। वेक्टर की बात की स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। मतलब ये जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, और ए बी है वो डी सी के पैरेलल होते हैं, ठीक है। इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट, जब हमने वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ फैक्टर, ठीक है, तो या फिर आपने नहीं भी देखा हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पे केयरफुली सुनिएगा। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है। अभी इसका मतलब जो ए डी का डायरेक्शन है वही मेरा बी सी का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर बी सी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, दिस, ठीक है। तो ये ए बी ए डी और बी सी का मेरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ए डी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी, तो यहाँ पर बी सी का भी मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ए डी हमने इंडिकेट किया बी बार से, उसको हम बी सी को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं किससे, बी बार से, ठीक है। क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। जब दो साइड्स पैरेलल है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, जो वेक्टर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, उसका डायरेक्शन सेम होगा, ओके। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो दो वेक्टर्स क्या होते हैं, वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। या फिर जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ओके, तो इसका मतलब है दो उनका जो डायरेक्शन है वो सेम होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। इसलिए यहाँ पे जो वेक्टर, यहाँ पे जो वेक्टर बी सी है उसका हमें डायरेक्शन मिल गया, और ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। मतलब वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, हम ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, इसमें हम एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम वेक्टर ए बी को बी सी के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टर्मिनल पॉइंट्स है और बी सी का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए सी होगा, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे ए बी को हमने क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए लिखा हुआ है, और बी सी को क्या लिखा है, वेक्टर बी लिखा हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी, वेक्टर ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने, वेक्टर दिस ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए सी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ए सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम हम लॉ देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी हमने बताया कि दिस एंड दिस वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए डी आर सेम। तो यहाँ पर हम वेक्टर बी सी के जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं, वेक्टर जो बी सी है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ये जो वेक्टर्स होगा उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, तो वेक्टर बी सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए डी यूज़ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी को हमने एज इट इज लिख लिया, बी सी के जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए डी लिख दिया, वेक्टर ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पैरेललोग्राम बनाया, उसमें हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज़ किया, तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी है। क्या, वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दो कौन से वेक्टर को ऐड किए हुए, वेक्टर ए बी हमारा क्या है, दिस। ठीक है, और वेक्टर ए डी क्या है, इसका दिस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इनका जो पॉइंट है, यहाँ पर ए बी का ये क्या है, इनिशियल पॉइंट्स है, और ए डी का ये भी इनिशियल पॉइंट्स है। यहाँ पर हमने दो ऐसे वेक्टर को ऐड किया हुआ है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है, और वो इज इक्वल्स टू क्या मिला हुआ है, इज इक्वल्स टू उसका जो डायगोनल्स है इज इक्वल्स टू वो हमें मिला हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हमने क्या देखा था, जब दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसका एक का टर्मिनल पॉइंट्स और दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वहाँ पर उसे हमने ऐड किया था, वेक्टर ए प्लस बी किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा, जब दो वेक्टर का, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, इसे हमने ऐड किया, ए प्लस बी किया। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है, इसका दोनों ये ए और बी का ये इनिशियल पॉइंट्स है, उसे हमने ऐड किया, तो हमें वेक्टर जो मिला हुआ है वो ए सी मिला हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलता है, आप ऐसे दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो, फर्स्ट ऐडर जो वेक्टर है उसका इनिशियल टर्मिनल पॉइंट्स और सेकंड वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होगा, तो आप वो दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। और ट्रायंगल पैरेललोग्राम क्या बोलता है, पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि एक वेक्टर का, दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट्स है, वेक्टर ए और बी का दो जो इनिशियल पॉइंट्स है, आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेक्टर जो ए बी था और वेक्टर ए डी था उसको ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि जब आप दो एडजेसेंट वेक्टर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू डायगोनल्स का जो वेक्टर्स होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ पर हम डी सी प्लस बी सी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इनका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो हम वेक्टर डी सी प्लस बी सी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। या फिर ए बी प्लस ए सी नहीं कर सकते हैं, एज पर पैरेललोग्राम हम ए बी प्लस बी सी नहीं कर सकते हैं, हम ए बी प्लस बी सी कब कर सकते हैं, एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हम डी सी प्लस बी सी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों का टर्मिनल पॉइंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, इनिशियल पॉइंट चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जब दो एडजेसेंट वेक्टर है और उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, तो आप वो दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। ये क्या हुआ हमारा स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ जो भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस की है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो डिस्कस किया है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया हुआ है
आप उसको रिवाइंड करके देखिएगा, उसको फिर से सुनिएगा अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, एक बार फिर से चाहिए तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या इंपॉर्टेंट है, एक वेक्टर का इनिशियल टर्मिनल पॉइंट्स और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तब आप वो दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। और पैरेललोग्राम क्या बोलता है, जब दो एडजेसेंट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो आप वो दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडिशन फॉर टू वेक्टर्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड टू पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने ट्राइंगल देखा, पैरेललोग्राम देखा, ठीक है। ऐसे ही हमें कितने मतलब पेंटागन मिल रहे हैं, हेक्सागन मिलेंगे, ऑक्टागन मिलेंगे, उसमें भी हम एडिशन लॉ ऑफ अ ट्राइंगल एडिशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ अ वेक्टर अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसको केयरफुली देखिएगा स्टूडेंट्स। आपको उस पर बेस्ड एग्जांपल्स हमें आगे एक्सरसाइज में मिलेंगे, ओके। तो प्लीज़ पहले आप देखिए कि हम पॉलीगॉन मतलब वो हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है, ठीक है, पेंटागोनल हो सकता है। उसमें हम एडिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई वेक्टर है पॉइंट ए दिया हुआ है, मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ वेक्टर ए बी, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे हमने एक सी ड्रॉ किया हुआ है, ये डी ड्रॉ किया हुआ है, ओके। 1 2 3 4 5, ये मैंने एक पॉइंट ये डी ड्रॉ किया हुआ है और ये हमने ई ड्रॉ कर लिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट ए बी सी डी है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे नाम दे दिया, ये मेरा वेक्टर ए बी है, वे मेरा वेक्टर ए सी है, ये मेरा वेक्टर ए डी है और ये मेरा वेक्टर ए ई है, ठीक है। और दिस इज़ वेक्टर बी सी, दिस इज़ वेक्टर सी डी एंड दिस इज़ वेक्टर डी ई, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना साइड है, 1 2 3 4 5 साइड हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर यूज़ करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे प्लीज़ आप केयरफुली देखिएगा। ये मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा वेक्टर ए सी बी सी है और ये मेरा सी डी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें एडिशन लॉ अप्लाई करना है, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अभी एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अगर हमें वेक्टर ए बी और ए सी को हम ऐड कर सकते हैं, इसका ए बी का टर्मिनल पॉइंट ये है और बी सी का इनिशियल पॉइंट ये है, कोइंसाइड करता है, मतलब आप वेक्टर ए बी प्लस बी सी लिख सकते हो, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी होगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, अगर हमने इन ट्रायंगल, अभी हमने ए बी सी की बात की, अभी हम ट्रायंगल ए सी डी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, क्या देख रहे हैं हम, ए सी डी में देख रहे हैं, ओके, ए सी डी। अभी देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी में अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, ए सी प्लस डी सी, ठीक है। ए सी का टर्मिनल पॉइंट्स ये है और डी सी का इनिशियल पॉइंट भी सेम है, कोइंसाइड करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ए डी, वेक्टर ए डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने लिखा है कि जो वेक्टर ए सी है वो इज इक्वल्स टू क्या है, ए वेक्टर ए बी प्लस बी सी है। तो यहाँ पर हम वेक्टर ए सी की जगह पे क्या लिख देते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, ए डी मिल गया, ओके। तो कैसे, ये इक्वेशन से ए सी से हमने ए सी का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई
में अगर आपने ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई किया इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, तो वेक्टर ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई होगा एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए, वेक्टर ए ई। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हेल्प से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हमने ए डी को क्या लिखा, ए डी इज इक्वल टू दिस, तो अभी ए डी के जगह पे आप क्या लिख दोगे, ये टर्म लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये हमने ए डी की जगह पे लिख दिया, प्लस डी ई इज इक्वल्स टू ए ई। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा पेंटागन दिया हुआ था उसमें हमने एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ किया, तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, हमें ए ई मिल गया। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इज इक्वल्स टू ए ई। ठीक है, तो ये हमने इज इक्वल्स टू ए ई। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पेंटागन यूज़ किया था और उसमें हमने एडिशन ऑफ अ वेक्टर को कैसे अप्लाई किया। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है, इस पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चन में हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है। ठीक है, उसमें एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से आपको प्रूफ करने के लिए बताया रहेगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसकी हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको केयरफुली, जितने भी पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सेकेंड पॉइंट हमारा देख रहे हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ टू वेक्टर। ठीक है, इसके पहले हमने एडिशन ऑफ अ टू वेक्टर देखा, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखा, पैरेललोग्राम लॉ देखा और एडिशन इन पॉलीगॉन में देखा। ठीक है, इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर देख रहे हैं। ठीक है, अभी वेक्टर है उसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ऑलरेडी हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स। ठीक है, ये दो हमें वेक्टर्स दिया हुआ है, तो इसका सब्सट्रैक्शन कैसे इंडिकेट करेंगे, देन their subtraction is denoted by, ठीक है, कैसे हम डिनोट करेंगे, वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से हम ऐसे इंडिकेट डिनोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी इसे हम क्या करते हैं, इसे हम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सपोज हम कंसिडर करते हैं ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, और यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया, ये पॉइंट है हमारा सी। ठीक है, ठीक है, इसे हमने वेक्टर ए को इसे हम ए बी को हमने ए से इंडिकेट किया और इसे हमने बी सी को हमने वेक्टर बी से इंडिकेट किया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ है पॉइंट डी, जो हमारा वेक्टर ए डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ है बी डी को। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने वेक्टर यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी में अगर हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई किया इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर आपने ट्रायंगल ए बी सी में अगर ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी होगा, क्योंकि वेक्टर ए बी का टर्मिनल पॉइंट्स और वेक्टर बी सी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एज पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी वेक्टर ए सी लिख सकते हैं, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं, ए बी को हमने वेक्टर ए से इंडिकेट किया और ये हमारा बी है, इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी। ओके, अभी देखिए यहाँ पर
ये तो हमने ट्रायंगल ए बी सी में देखा। अभी अगर हम ट्रायंगल ए डी बी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स उसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी और बी डी है वो सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी, ठीक है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपोजिट है। इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ए बी, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी डी और ये वेक्टर ए डी है, ठीक है। तो अभी ये ट्रायंगल ए बी डी में अगर हमने एडिशन ऑफ ट्रायंगल अप्लाई किया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू ए डी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है, ये जो वेक्टर बी सी और वेक्टर बी डी है इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये वेक्टर बी होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो ये माइनस वेक्टर बी होगा। समझ में आ रहा है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेक्टर बी डी की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, माइनस बी, वेक्टर बी यूज़ करेंगे और ए बी की जगह पे हम ए यूज़ करेंगे। तो वी कैन राइट हियर ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू ए डी। तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डी, ठीक है। तो एक चीज़ क्या नेगेटिव पार्ट है वो आपको समझने की कोशिश करना है। जब दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और उनका जो डायरेक्शन है अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, ऑलरेडी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इसमें देखा था, टाइप ऑफ वेक्टर्स में देखा था स्टूडेंट्स, जब दो वेक्टर इक्वल दिए हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब जो साइन है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर ये वेक्टर b प्लस है तो ये वेक्टर b माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स हमने प्रूफ किया क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब दो वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड से जब दो वेक्टर इक्वल है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन यूज़ करना होगा जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एडिशन ऑफ अ वेक्टर देखा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर देखा। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो नाम है उससे हमें पता चला, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमने मैट्रिसेस वगैरह में देखा हुआ है स्टूडेंट्स, मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म से वो जो वेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ ये वेक्टर ए है, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अगर इसमें मैंने किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ ए इज़ एनी वेक्टर, ठीक है, एंड के इज़ एनी कांस्टेंट नंबर और स्केलर, ठीक है। स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, स्केलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है। देन तो k इंटू ए इज को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, a कोई वेक्टर है और k कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो जो a इंटू के है, वेक्टर a k इंटू वेक्टर a है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर a, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आपको ध्यान से और केयरफुली देखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमें दिया हुआ वेक्टर a इज इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर b, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर b। ये क्या है, m इज़ एनी कांस्टेंट नंबर है, ये a वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जब दो वेक्टर हमें इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स,
यहाँ पे b के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर a है एंड वेक्टर जो b है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो कोलिनियर होगा और पैरेलल होगा, ठीक है। जब हमें यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर a इज इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर b, तो यहाँ पर आपको बोल सकते हो कि वेक्टर a और b क्या है, वो कोलिनियर है या फिर पैरेलल है। पैरेलल या कोलिनियर कब होंगे स्टूडेंट, जब उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब जब दो वेक्टर इक्वल होंगे तो हम उसको बोल सकते हैं दे आर पैरेलल और कोलिनियर। या फिर वाइसा वर्सा, जब हमें बोला गया है वेक्टर a इज इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर b, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो वेक्टर a और b है वो क्या हो गए स्टूडेंट्स, वो कोलिनियर हो सकते हैं या फिर पैरेलल हो सकते हैं। ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी जब टाइप्स ऑफ अ वेक्टर देख रहे थे स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है, जब दो वेक्टर कोलिनियर है मतलब वो उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है, उनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और जब दो वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब ये है कि उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाँ पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अभी दो पैरेलल है मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ओके। मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम है या फिर नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर दोनों वेक्टर को सेम बोला गया है तो आप बोल सकते हो कि वेक्टर a और जो वेक्टर b है वो पैरेलल होगा या फिर कोलिनियर होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं और एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, यहाँ पे आपको केयरफुली समझना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर को भी समझेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अभी ये कोई नंबर लाइन है, ये कोई वेक्टर समझ लेते हैं, ठीक है। ये वेक्टर ए बी है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सपोज़ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ओके। ये देखिए यहाँ से जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, इसे हमने m दे दिया, इसे नाम देते हैं n दे देते हैं, इसे p दे देते हैं, इसे हम q नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे इनका सबका जो डायरेक्शन है वो सेम है, ओके। तो अभी मैंने बोल दिया कि वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू है वेक्टर ए एम, ठीक है। लेकिन आप जब देखोगे इसका जो ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 यूनिट है, ओके। और ए बी का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है या फिर 4 यूनिट है, ठीक है। अभी वो ये दोनों ही कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। ए बी क्या है, 4 टाइम्स ऑफ ए एम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू वॉट, 4 टाइम्स ऑफ ए एम क्या है हमारा 1 यूनिट है, और ए बी हमारा क्या है वो 4 यूनिट है, ओके। तो ए एम हुआ स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलेंगे, ए एम इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, इसका जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है, ठीक है। ए एम को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, 1 यूनिट बोलेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ए बी था इज इक्वल्स टू ए एम है, ठीक है। ये दोनों जो वेक्टर ए एम और जो वेक्टर यहाँ पे वेक्टर ए बी और ए एम जो है यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू मत देखा, ये वेक्टर ए एंड ए एम लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर ए एम है, इनका जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए बी क्या है, 4 टाइम्स ऑफ ए एम है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर ए एम इज इक्वल्स टू वॉट, 4 ए एम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो ए बी है वो ए एम का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या हो गया, ये पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ए एम इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एम, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए बी है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एम है, ठीक है। या फिर देखिए स्टूडेंट्स, जो वेक्टर ए एम है उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर,
उसको आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो वेक्टर ए बी पर है और उसका ये जो लेंथ है उसका 1 यूनिट है। ठीक है, देखिए वेक्टर को यूनिट वेक्टर को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ए कैप से इंडिकेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर ऑफ ए एम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा हुआ है, लेकिन नहीं याद है तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसे हम कैप से इंडिकेट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ये ए एम जो हमारा कोई वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या फॉर्मूला है, उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ए कैप ए एम कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए एम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम। ठीक है, इसको आप आगे भी जाके डिस्कस करोगे, हम देखेंगे। और इसके पहले भी देखिए यूनिट वेक्टर के बारे में हमने देखा हुआ है, ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स। यूनिट वेक्टर किसे हम बोलते हैं ये भी मैंने जस्ट एक छोटे सी पॉइंट के साथ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल के साथ देखा हुआ, दोनों ही चीज़ें हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल में देख ली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको केयरफुली सुनिएगा, जो भी मैंने डिस्कस किया वो उसको केयरफुली सुनिएगा। इंपॉर्टेंट वो है सुनना, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बहुत ही अच्छे से आप जो वेक्टर का चैप्टर है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो देखा, जब दो वेक्टर इक्वल है तो वो दोनों आपस में कोलिनियर हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, वो हमने देखा। यहाँ पे हमने कोलिनियर का एग्जांपल देखा। यहाँ पे जो वेक्टर ए एम है और ए बी है वो कोलिनियर है, लेकिन इनका दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये ए एम और ए बी का जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। जो ए बी है वो 4 टाइम्स ऑफ ए एम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एम, 4 टाइम्स ऑफ ए एम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए एम होगा हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैप से। किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको कैप से इंडिकेट करना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए एम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखिए जब हम टू डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल देखेंगे वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैग्नीट्यूड का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज इफ़ एक वेक्टर ए बार इज एनी वेक्टर। ठीक है, तो अभी इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, देयरफॉर यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ए कैप से इंडिकेट करेंगे, इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला या फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ वहाँ पे जो इंडिकेशन है वेक्टर है वो अलग अलग तरीके से इंडिकेट किया गया है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें एक ही है। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में क्या देखा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा, फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा, फिर एडिशन इन पॉलीगॉन में देखा। ठीक है, उसके बाद अभी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम क्या देखते हैं, वेक्टर इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स एंड वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो वेक्टर इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स क्या है, फिर उसके बाद हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे। ओके, प्लीज़ आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारा, वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में वेक्टर कैसे हम अप्लाई करेंगे हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, इसके बाद हम 3 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशन की बात करते हैं तब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर हमारा ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पर वाई का नेगेटिव पार्ट होता है, यहाँ पर एक्स का नेगेटिव पार्ट होता है। दिस इज़ ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पर ये नंबर लाइन 1 2 3 4 ऐसे नंबर हमारे चलते हैं, 1 2 3 4। ओके, ये हमारे वाई एक्सिस पे नंबर्स होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया,
इसे हमने नाम दिया m, पॉइंट हमने लिया m, उसको कोऑर्डिनेट्स है उसका 0 1, ठीक है। वो कहाँ पर है, पॉइंट m कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक पॉइंट हमने लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 1, ठीक है। 0 1 है मतलब वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जब हम इसमें वेक्टर अप्लाई करते हैं तो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लेट कंसीडर किया, हमारा m पॉइंट है 0 1, कहाँ पर आएगा 0 1, यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक n पॉइंट लिया हुआ है, वो कहाँ पर आएगा 0 1 0 m था, 0 1 n है, यहाँ पर n पॉइंट n हो गया, ठीक है। ये m है हमारा, ये n है हमारा, ओके। तो देखिए 0 से m ये डिस्टेंस क्या है, 1 है, 1 यूनिट, और 0 से n ये इसका डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट, ठीक है। जब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर इन 2D 2 डायमेंशन, तो देखिए अभी ये ओरिजिन है, अगर हम इसे वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं 0 to m क्या हो जाएगा, अगर हमने इसे लिखा 0 to m वेक्टर m, तो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट, ठीक है। तो देखिए हमने ऑलरेडी जब बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था तो वहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर देखा था। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए OM जो है उसका लेंथ क्या है, 1 है, तो अगर इसे हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया तो उसे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर OM लिखेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स, हमेशा अलॉन्ग द x एक्सिस यूनिट वेक्टर I होता है, इसे हम I कैप से इंडिकेट करते हैं। अलॉन्ग द x एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, I होता है, उसे हम I कैप से इंडिकेट करते हैं। I कैप मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द x एक्सिस, ठीक है। सेम ऐसे ही अलॉन्ग द y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप होता है, ठीक है। अलॉन्ग द y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप होता है। j कैप हमेशा y एक्सिस अलॉन्ग द y एक्सिस होता है, और I कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द x एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो OM है हमारा वो है यूनिट वेक्टर, उसे हम क्या लिखेंगे, I से इंडिकेट करेंगे, I। और अलॉन्ग द y एक्सिस जो हमारा यूनिट वेक्टर है 0 to वेक्टर ON, वो क्या हो जाएगा, J कैप, और यहाँ पर लिखेंगे हम I कैप, ठीक है। OM इज इक्वल्स टू वॉट, I कैप, और ON इज इक्वल्स टू J कैप, ठीक है। I कैप क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है। और J कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस, ओके स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, I कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द x एक्सिस, और J कैप उसका मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द y एक्सिस। यूनिट वेक्टर मतलब ये दिस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है, लेकिन x अलॉन्ग द x एक्सिस यूनिट वेक्टर को हम I कैप से इंडिकेट करेंगे, और अलॉन्ग द y एक्सिस यूनिट वेक्टर को हम J कैप से इंडिकेट करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो सपोज़ अगर x एक्सिस पे अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है, सपोज़ ये मुझे ये पॉइंट दिखाना है, ये तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा। अगर मुझे ये पॉइंट दिखाना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4i कैप, 4i कैप 3i कैप, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मुझे y एक्सिस अलॉन्ग द y एक्सिस मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये दिस पॉइंट को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3j कैप, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 4j कैप, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज़ ये मेरा पॉइंट P है, ठीक है। क्या है ये पॉइंट, 3 and 4 है, क्या है ये 3 and 4 है, ठीक है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज़ ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, तो ये मेरा क्या बन गया, वेक्टर OP, वेक्टर OP, ठीक है, वेक्टर OP, ओके, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x क्या है, 3 है,
मैंने यहाँ पे बताया आपको, अगर इसे मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो इसे मैं क्या लिखूँगा, 3i कैप, ठीक है। और y क्या है हमारा, 4 है, तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, 4 क्या के साथ क्या आएगा, j कैप आएगा, ठीक है। तो दोनों ही प्लस है, तो यहाँ पे देखिए, तो मेरा ये जो वेक्टर, ये जो इक्वेशन ऑफ अ वेक्टर है, ये जो वेक्टर OP का इक्वेशन क्या बन जाएगा, हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, तो ये जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने कोई पॉइंट P लिया था, जो मेरा पॉइंट क्या है, 3 4, 3 हमारा क्या है, x एक्सिस पर आता है, 4 हमारा कहाँ पर है, y एक्सिस पे आता है। इसे मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब ये वेक्टर OP का इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। 3 के साथ क्या आएगा, i आएगा, 4 के साथ क्या आएगा, j आएगा, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, ये मेरा वेक्टर OP इज इक्वल टू वॉट, 3i प्लस 4j बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर में और भी कुछ चीज़ें हमें आगे फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, वेक्टर इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। अभी देखिए, अगर अभी OP का अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, आपको आगे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, यूनिट वेक्टर ऑफ OP का फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो देखिए उसे हम कैसे लिखते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो उसे हमें किसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, OP कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ऑफ OP अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP, ठीक है। मोड ऑफ OP क्या मतलब क्या होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ OP, ठीक है। तो अभी देखिए, किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी जैसे ये वेक्टर है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पे i के साथ जो भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करना है आपको, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। j के साथ जो भी टर्म है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 9 + 16, ये हमें क्या मिल जाएगा, 5, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ OP फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर ऑफ OP चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ OP चाहिए, ठीक है। वेक्टर OP हमें पता है इज इक्वल्स टू व्हाट, 3i प्लस 4j कैप, कैप हमेशा डालना बहुत ज़रूरी है। और हमने OP मैग्नीट्यूड ऑफ OP फाइंड आउट किया, क्या मिला हमें, 5 मिला, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यूनिट वेक्टर ऑफ, ये क्या हुआ हमारा, यूनिट वेक्टर ऑफ OP, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हमने देखा कि वेक्टर इन 2 डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये समझना है स्टूडेंट्स। हम यूनिट वेक्टर है, हमेशा अलॉन्ग द x एक्सिस होता है, j यूनिट वेक्टर है, अलॉन्ग द हमेशा y एक्सिस होता है, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया 4 and 2, ठीक है, 4 and 2, इसका मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसे हमने नाम दे दिया Q, ये हमारा क्या है, पॉइंट Q है, ठीक है। तो हमारा वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर OQ बनेगा, ठीक है। अभी मैंने बोला वेक्टर OQ का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, दिस OQ का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, वो भी हम देख लेते हैं। OQ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो OQ कैसे बनेगा, यहाँ पे नहीं, नीचे दिखा देता हूँ। OQ वेक्टर OQ क्या बनेगा, यहाँ पे 4 कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, और 2 कहाँ पर है, y एक्सिस पे है। x एक्सिस के अलॉन्ग द x एक्सिस क्या होता है, I कैप होता है, और y एक्सिस क्या होता है, j कैप होता है। तो इसका जो OQ का जो वेक्टर है वो क्या बनेगा, 4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, OQ, वेक्टर OQ इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल देखे, 2 लाइन वेक्टर फॉर्म में देखे, उसका इक्वेशन क्या बनेगा वो देखा। यहाँ पर इसके लिए हमने यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसका ये फॉर्मूला है नोट करके रख सकते हो, ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है।
फॉर्मूला मतलब यहाँ पे देखिए आई के साथ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, जे के साथ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ और यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी क्या मिल गया आपको 3/5 आई प्लस 4/5 जे कैप। ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हमने डिस्कस किया वेक्टर इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर इन 3 डायमेंशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वेक्टर इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अभी हमने 2D मतलब 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में देखा, उसमें वेक्टर कैसे अप्लाई करेंगे वो देखा हमने। ओके, अभी हम वेक्टर इन 3D में देखते हैं, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है पहले वो देख लेते हैं, उसमें वेक्टर कैसे हम यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। एक बार अब आपने 2D में वेक्टर देखा, सेम वैसे ही 3D में वेक्टर होगा, सिर्फ यहाँ पर जो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है पहले हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट जैसे हमने 2D डायमेंशन हमें पता है कि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, एक प्लेन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। लेकिन अब 3D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 डायरेक्शन होते हैं। क्या? 3 डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होते हैं। ओके, तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये दिस इज जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर जो तीनों पॉइंट्स है वो 0 0 0 होते हैं, जैसे हमने 2D में देखा था, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये 3 डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर x और y है, अगर वो एक प्लेन में है तो मेरा जो z एक्सिस है वो अलग प्लेन में होगा, उसका डायरेक्शन अलग होगा। अगर मेरा x y और z अलग प्लेन में एक सेम प्लेन में है, x y प्लेन में है, सॉरी y z प्लेन में है, तो ये मेरा x एक्सिस क्या होगा, अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर ये मेरा z एक्सिस है, z पे यहाँ पे +1 होंगे, 1 2 3 4 होगा, यहाँ पे y एक्सिस 1 2 3 4 प्लस में होगा, यहाँ पे x 1 2 3 4 प्लस में होगा, ठीक है। ऐसे ही इसके माइनस के भी होते हैं। यहाँ पर दिस इज ये यहाँ पर x एक्सिस माइनस में होगा, यहाँ पर ये जो y एक्सिस है ये माइनस में होंगे, सॉरी z एक्सिस माइनस में होगा, ये यहाँ पर ये y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो माइनस में होंगे। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ये हमने 3D डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझा, ठीक है। इसमें और थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा और हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के साथ डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये है मेरा z एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरा क्या है, ओरिजिन है, यहाँ पे x y z 0 तीनों ही 0 होंगे, ठीक है। तो देखिए अभी मैं बात करता हूँ, अभी ये पॉइंट पे यहाँ पर z यहाँ पर मेरा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट का सपोज ये मैंने पॉइंट A नाम दे दिया है इसको, इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर x 0 होगा, y 0 होगा, z का कोई तो वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अभी मैं ये कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, यहाँ पे मेरा x 0 होगा, y का कोई वैल्यू होगा और z हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं ये पॉइंट की नाम इसको हमने b नाम दे दिया, इसे हमने c नाम दे दिया, तो मेरा c का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा x का कुछ वैल्यू होगा, y 0 होगा और मेरा z 0 होगा। ओके, ऐसे ही अगर मैंने कहीं पर एक सपोज ये मैंने p पॉइंट बना दिया है, ठीक है। तो ये जो मेरा p पॉइंट होगा, इसे हमने पॉइंट दे दिया है p पॉइंट क्या होगा हमारा, यहाँ पर x का कोई वैल्यू होगा, ये y का भी कोई वैल्यू होगा, ये मेरा z का कोई वैल्यू होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये हमने थोड़ा सा रफली मैंने आपको समझाने की कोशिश की हुई है स्टूडेंट्स। जब हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे हमने और एक चीज़,
जैसे हमने 2D में देखा था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो यहाँ पर जब आप 3D की बात करते हो, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हो, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। ओके, अभी हम इसमें क्या करते हैं, वेक्टर कैसे यूज़ करेंगे वो हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 2 डायमेंशन में देखा, वैसे हम 3D में देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सेम ऐसे ही डायग्राम में बना लेता हूँ। ये मेरा z एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज z एंड दिस इज़ x एक्सिस। ये मेरा क्या है, ओरिजिन है, 0 0 है, ठीक है। अभी मैं क्या बोलते हैं, वेक्टर इन 3D में की बात करते हैं। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे हमने 2D में देखा था, अलोंग द x एक्सिस हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है, ठीक है। वैसे ही अलोंग द y एक्सिस हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप होता है, आई कैप j कैप। और अलोंग द z एक्सिस हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम k कैप से इंडिकेट करते हैं, कैप। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। अलोंग द x एक्सिस हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। अलोंग द y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप होता है। और अलोंग द z एक्सिस यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, k कैप होता है। ये आप चाहिए तो आप लिख लीजिए, नहीं तो मेरी बातों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये 1 होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पे ये 1 2 3 4 पॉइंट होगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, कोई एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम पे लेते तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आता, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया है जिसे मैंने पॉइंट P नाम दे दिया है। यहाँ पर मेरा क्या है, x 3 है, y 4 है और z मेरा 2 है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एक वेक्टर, ये वेक्टर OP ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने इसे क्या नाम दे दिया है, वेक्टर OP दे दिया है। अभी मुझे वेक्टर OP फाइंड आउट करना है, तो मेरा वेक्टर OP क्या होगा, इसे मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अलोंग द x एक्सिस के साथ हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा 3i होगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3i कैप। अलोंग द y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, j कैप, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4j कैप। और अलोंग द z एक्सिस क्या होगा हमारा, 2k कैप। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वेक्टर OP हमें क्या मिल जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। जैसे हमने 2D में देखा, आई कैप x एक्सिस अलोंग द एक्सिस होता है, y कैप के अलोंग j कैप यूज़ करते हैं, और अलोंग द z एक्सिस हम k कैप यूज़ करते हैं। i j k कैप क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर अलोंग देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, वेक्टर OP क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 2k। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही हम बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेक्टर क्या होता है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 3D में आई कैप j कैप k कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द x y z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये कैप नहीं लिखेंगे चलेगा, नहीं चलेगा, आपको कैप लिखना ज़रूरी है। आई कैप j कैप k कैप, कैप का मतलब ही क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ओके। जैसे एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट है, सपोज़ मैंने एक पॉइंट बना दिया है जिसका मैंने नाम दे दिया है Q, ठीक है। और सपोज़ इसका कोई पॉइंट है -2 3 और ये 4 है, ठीक है। तो अभी जो मेरा ये जो वेक्टर OQ होगा वो OQ कैसे बनेगा, वेक्टर OQ कैसे बनेगा, यहाँ पे अलोंग द देखिए x के हमारा -2 है, तो यहाँ पे -2i कैप लिखेंगे, y क्या हमारा 3 है, तो ये 3j कैप लिखेंगे, और 4 क्या है, 4k कैप हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर OQ क्या बन जाएगा, दिस -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे वेक्टर OP है, आपको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर
ऑफ वेक्टर OP। ठीक है, OP का यूनिट वेक्टर को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? OP कैप। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वेक्टर OP अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वेक्टर OP तो हमें पता है, OP का मैग्नीट्यूड हम पहले क्या कर लेते हैं? OP का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ले। मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? OP का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ I के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर करिए, J के साथ जो है उसका स्क्वायर करिए, और फिर K के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर करिए, और सभी को ऐड करके उसका रूट फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 9 + 16 + 4, तो ये हमें √29 मिल जाएगा। तो ये √29 क्या हो गया स्टूडेंट्स? हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? वेक्टर OP। ठीक है, अभी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर ऑफ OP को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? OP कैप से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर OP कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ OP इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? वेक्टर OP, ये फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। वेक्टर OP क्या है? दिस 3i कैप + 4j कैप + 2k कैप, ओके, अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है हमारा OP का? √29। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया? OP कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर OP। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी हैं। ओके, तो प्लीज़ आप इसको केयरफुली जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया हुआ है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, और उसको नोट करके रखिए जो भी मैंने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जब भी हम 3D डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं और उसमें वेक्टर की बात करते हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा? यूनिट वेक्टर I होता है, I कैप होता है। अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है? J कैप होता है। और अलॉन्ग द Z यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है? K कैप होता है। I कैप, J कैप, K कैप क्या हमारा? यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब उनका जो डिस्टेंस होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, लेकिन वो अलॉन्ग द रेस्पेक्टिव एक्सिस मतलब x के है, अलॉन्ग द y है और अलॉन्ग द z है। सपोज यहाँ पे ये 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसे हमें वेक्टर, सपोज ये पॉइंट है 4, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 4k कैप यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसे ये पॉइंट को लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2k कैप लिखेंगे। सेम ऐसे ही ये पॉइंट को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे? 3i कैप लिखेंगे। ठीक है, अभी ये 1 2 3 4 है, अभी मुझे ये पॉइंट को लिखना है। ये पॉइंट में क्या आ जाएगा हमारा? 3j कैप आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। ओके, तो प्लीज़ एक काम करिए, आप जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया हुआ है, आप ये जो भी मैंने लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक काम करिए, आप इसका ये जो वेक्टर है OQ मतलब वेक्टर OQ क्या होगा? ओरिजिन से ये पॉइंट Q से हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ, उसको हमने डायरेक्शन दे दिया हुआ है वेक्टर OQ। ठीक है, इसके Q का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो इसे वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पे देखिए माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का यूज़ किया। अगर यहाँ पे 3 के साथ माइनस होता तो ये माइनस हो जाता, अगर 4 के साथ माइनस होता तो ये भी मेरा माइनस हो जाता। ठीक है, तो कुछ बेसिक यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें डिस्कस की हुई है किसमें? 3D डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया स्टूडेंट्स, बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी तो वेक्टर का जो चैप्टर्स है आप बहुत ही आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक देखा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो देखिए आज के ये जो वीडियो में था उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर देखा, वेक्टर इन 2 डायमेंशन देखा, वेक्टर इन 3 डायमेंशन देखा। ठीक है, इसके पहले देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ अ वेक्टर, इसे हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया स्टूडेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सारे जो फॉर्मूलेज है वेक्टर के स्टूडेंट्स, मैंने उसको एक वीडियो में लिख के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जितने भी सारे वेक्टर्स के चैप्टर्स में फॉर्मूले इन्वॉल्व है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट्स है, क्रॉस प्रोडक्ट्स है, जितने भी फॉर्मूलेज है वो सारे के सारे। ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका
12th का एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस है उसे भी हमने सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी वीडियो का लिंक अगर स्टूडेंट्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे के सारे लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं एंड में एक चीज़ बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आप वेक्टर का चैप्टर अच्छे से करना चाहते हो तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको केयरफुली फॉलो करिए, आपका इजीली वेक्टर कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है, फिर सारे फॉर्मूलेज आपको नोट करना है, याद करना है, फिर उसके बाद आपको चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक के मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये 3 टॉपिक कवर किया, सेकंड वीडियो में मैंने ये 3 टॉपिक कवर किया, उसके बाद मैंने सारे फॉर्मूलेज अलग वीडियो में बनाए हुए हैं और फिर जो भी चैप्टर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हमने अलग वीडियो में देखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ सभी को इजीली मतलब अच्छे से फॉलो करिए, आपका जो चैप्टर वेक्टर है बहुत ही आराम से आप कर पाओगे, ओके। और देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ एंड में छोटा सा कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, ओके, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँ। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए, ओके। थैंक यू, बाय।